हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने यहीं पे हमारी चली गई थी बेटा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या ले लेते थे बेटा, मोनोपोली राइट टू ट्रेड्स को ले लेते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1750 तक हमारा सब कुछ क्या चल रहा था बेटा, बिल्कुल सही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। Resulted in a decline of the old ports सूरत एंड हुगली through which local merchant had operated। अब हमारे जो पोर्ट्स होते थे बेटा, जो हमारे पोर्ट्स होते थे वो सारे के सारे कौन कौन से थे बेटा, ये हमारे हुगली और सूरत थे बेटा। हुगली और क्या थे बेटा, ये सूरत थे। अब हुगली और सूरत से लेके बेटा हमारा सारा का सारा जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या करते थे, हमारे मोनोपोली की जो होती है उसकी मोनोपोली के अलावा हमारे मर्चेंट्स वहां पे सारे के सारे अपना व्यापार करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे जो हुगली और सूरत पोर्ट की जगह बेटा इनके ऊपर डिक्लाइन होने लगा। हमारा जो व्यापार था, हमारी जो इंडस्ट्रीज का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होना था बेटा, वो क्या होने लगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया तो उसके साथ क्या हुआ, फिर जो लोकल मर्चेंट्स थे बेटा उनको दिखने लग गया कि अब जो हमारे जो यूरोपियन कंपनीज हैं उन्होंने मोनोपोली पावर को ले लिया है। तो जो सूरत और हुगली में बिल्कुल इनलैंड जो कनेक्टिविटी थी बेटा वो अब कम होने लगी। उसमें रिजल्ट हुआ डिक्लाइन द ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट एट ऑपरेटेड, जिसमें लोकल मर्चेंट को क्या करना पड़ता था, ऑपरेटेड करना पड़ता था। एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट फेल ड्रामेटिकली बेटा, तो इसमें से एक्सपोर्ट क्या हो गया हमारा, ड्रामेटिकली डिक्रीज हो गया। दिस क्रेडिट दैट had financed the earlier trade began drying up। और इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसके बाद जो क्रेडिट है बेटा फाइनेंस का क्या हो गया बेटा, ड्राइंग अप हो गया। और जो अर्लियर ट्रेड थी बेटा जो हमारी, वो बिगन ड्राइंग अप होने लगी, बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, द लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकरप्ट। जो लोकल बैंकर्स थे बेटा वो हमारे क्या हो गए बेटा, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, अब उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं बचे जिसके द्वारा वो हमारी जो क्रॉप वगैरह होती थी या जो हमारे वीविंग वगैरह में वो जो फाइनेंस करते थे या इनलैंड चीजों को धोने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, जो मनी की नीड होती है बेटा, उस मनी की नीड में बेटा वो क्या हो गया, अब उसके बाद वो सारे के सारे बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ इन द लास्ट ईयर, अब देखो एक टाइमलाइन दिखाई गई बेटा आपको, 1601, 1650 और 700। एंड द लास्ट ईयर ऑफ 17th सेंचुरी की अगर लास्ट ईयर की बात करें बेटा, तो ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास थ्रू द सूरत से सिर्फ 16 मिलियन थी बेटा। अगर हम 17th सेंचुरी के लास्ट में बात करें तो 16 मिलियन की थी बेटा रुपये की, वो क्या थी बेटा वहां पे, वहां से क्या होती थी, ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड पास होती थी। लेकिन 1740 में बात करें, देखो वो लास्ट ईयर है 17th सेंचुरी की, लेकिन अगर हम 1740 की बात करें, इट हैज स्लम टू 3 मिलियन। ये कितनी रह गई बेटा, सिर्फ 3 मिलियन ही रह गई बेटा, कब बाय द 1740 में ये कितने में स्लम्प कर गई बेटा, 3 मिलियन ही रह गई। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ऑफ 17th सेंचुरी से लेके 40 ईयर्स में बेटा कितना बदलाव आ गया, कि बिल्कुल स्लम्प का मतलब बहुत ज्यादा कम होना, खिसक जाना बेटा, वो कितनी होगी बेटा, 3 मिलियन होगी। अब 3 मिलियन होने के बाद वाइल सूरत एंड हुगली वो डिकेड हुआ, तो अब उसके बाद बॉम्बे और कोलकाता बेटा, बॉम्बे और कलकत्ता अब आपके ग्रू होने लगे। बॉम्बे और कलकत्ता को क्या बनाया जाने लगा है बेटा, अब यहाँ पे आप इनको एक नए पोर्ट के रूप में कंपनी इस्तेमाल करने लगी। और जो हमारे इंडियन मर्चेंट जो हुगली और सूरत से करते थे वो बिल्कुल स्लम्प अप हो गई, बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। और अब कौन सा स्टार्ट हो गया बेटा, बॉम्बे और कलकत्ता स्टार्ट हो गया। The shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power बेटा। जो हमारा शिफ्ट है बेटा ओल्ड पोर्ट से न्यू वंस में बेटा, कहाँ पे, ओल्ड पोर्ट जो हमारे कौन से थे, सूरत और हुगली के थे बेटा, और हमारे न्यू वंस कौन से थे बेटा, हमारे बॉम्बे और कलकत्ता के थे। तो हमारा जो शिफ्ट होना ओल्ड पोर्ट से न्यू वंस में, ये इंडिकेट करता है कि कॉलोनियल पावर अब हमारे देश में उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, कि कॉलोनियल पावर आपके अंदर आनी स्टार्ट हो गई। तो ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज बेटा। जो ट्रेड होती थी न्यू पोर्ट्स में बेटा, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, यूरोपियन कंपनीज के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स बेटा, और किसके द्वारा कैरिड की जाती थी बेटा, यूरोपियन शिप्स के द्वारा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो ट्रेड हमारे न्यू पोर्ट्स की जो कंट्रोल किसके द्वारा की जाने लगी, यूरोपियन कंपनीज के द्वारा। और कहाँ पे, यूरोपियन शिप्स भी आने लगे बेटा, अब यहाँ पे इंडियन के जो शिप्स वगैरह थे वो भी नहीं थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अब हमारा जो कंट्रोल था बेटा वो छूट गया, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जब तक कोलोनाइजेशन पावर नहीं आई थी, और अब जब कोलोनाइजेशन पावर आ गई है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा बेटा, उनके बीच में लिंक हमारा
छूट गया बेटा। तो इस प्रकार हमने देखा मैनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउस हमारे क्या हो गए, कोलैप्स्ड हो गए। बहुत सारे जो ट्रेडिंग हाउस थे बेटा हमारे वो क्या हो गए, कोलैप्स्ड हो गए। दोज दैट वांटेड टू सर्वाइव हैड टू नाउ ऑपरेट विद इन ए नेटवर्क शेप्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि अब इन्होंने क्या ले लिया था, मोनोपोली पावर ले लिया था। अब इन्होंने जब मोनोपोली पावर ले लिया था तो मैनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउस थे जो बेटा वो क्या हो गए, कोलैप्स्ड हो गए। दोज दैट वांटेड टू सर्वाइव, अब जो सर्वाइव करना चाहते थे उनको ऑपरेट करना पड़ता था बेटा एक ऐसे नेटवर्क से जिसको सेव किसने किया था बेटा, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने सेव किया था। उस नेटवर्क से बाहर कोई भी मर्चेंट या कोई भी बेटा आप सर्वाइव नहीं कर सकता था। सारे के सारे राइट्स उनके पास थे। अब उनका इन्फ्लुएंस डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था, इंडिया में कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो अब इंडियन की जो टेक्सटाइल में व्यापार हो रहे थे बेटा वो किसके द्वारा करने पड़ते थे बेटा, हमें उनके अंग्रेजों के द्वारा ही करने पड़ते थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही करने पड़ते थे। तो ये था बेटा आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था बेटा इसके बारे में, जो हमारे जो कॉलोनियल पीरियड है बेटा हमारा, जो कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमारे जो टेक्सटाइल का क्या हुआ और उनको किस तरीके से देखा गया। अब इससे आगे आता है बेटा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। वीवर्स जो थे बेटा, अब देखो इसका इम्पैक्ट बेटा मर्चेंट के ऊपर तो आपने देख लिया, उनका नेटवर्क खत्म हो गया, जो पोर्ट इस्तेमाल करते थे वहां पे जो आपकी ट्रेड थी वो डिक्लाइन होगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है व्हाट हैपन टू वीवर्स, वीवर्स के साथ क्या हुआ, अब उनका क्या हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका पार्ट 1 है बेटा। देखिए consolidation of East India Company power after the 1760 did not initially lead to decline in textile import from India बेटा। जो consolidation का मतलब होता स्थापित हो जाना, वहां पे बेटा अपनी जगह को पक्का कर लेना बेटा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर आफ्टर द 1760 के बाद डिड नॉट इनिशियली लीड टू डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, उन्होंने इनिशियली में डिक्लाइन नहीं किया टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को। ऐसा नहीं कि उनकी आपकी कंपनी बिल्कुल कंसोलिडेशन हो गया और उसके बाद उन्होंने एकदम से डायरेक्ट इसको टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को क्या कर दिया बेटा, बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपेंडेड, लेकिन ब्रिटेन की कॉटन इंडस्ट्री अब तक क्या नहीं हुई थी बेटा, एक्सपेंडेड नहीं हुई थी। अब क्या हुआ, इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल था बेटा इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कहाँ पे, यूरोप में। और यही एक रीजन हो सकता है कि इनिशियली जो हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को है उनको एकदम से बिल्कुल डिक्लाइन नहीं किया गया। इसमें भी जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनका एक आइडिया था, वो सोचते थे कि अगर यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे तो इसके टेक्सटाइल की डिमांड कहाँ पे है बेटा, हमारे बिल्कुल इनके भारत का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी बेटा, कहाँ पे, ये डिमांड थी बेटा उनकी अमेरिका के अंदर बेटा, सॉरी अमेरिका नहीं ब्रिटेन के अंदर थी बेटा। तो इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए बेटा उन्होंने हमारा जो टेक्सटाइल है बेटा उनको कम नहीं किया, और टेक्सटाइल का जो ग्रेट डिमांड थी और उसका एक्सपोर्ट होना था बेटा वो ऐसे के ऐसे ही बना रहा। अब सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बेटा, तो इन्होंने एक्सपेंड करने की सोची किसको, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बेटा, कहाँ से, इंडिया से। तो बिफोर एस्टिबलेटिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जब तक पॉलिटिकल पावर बंगाल में नहीं आई थी और कर्नाटक इन 1760 और 1770 में, इससे पहले द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट, उनको बहुत ही मुश्किल हुई टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि वो रेगुलर सप्लाई नहीं कर पाते थे। तो ये उनके सामने एक मुश्किल थी। अब देखो रेगुलर सप्लाई क्यों चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, तो इसमें बेनिफिट भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा स्टार्टिंग में यहाँ पे जो आई थी बेटा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे आई थी जिसने सारे कार्य करने स्टार्ट किए थे। अब उन्होंने देखा कि इसकी डिमांड तो यूरोप में, डिमांड तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा है ब्रिटेन में, लेकिन डिमांड होने के साथ साथ वह इंश्योर करना चाहते थे कि रेगुलर सप्लाई हो किसकी, गुड्स फॉर एक्सपोर्ट की, किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो फ्रेंच हो गए या डच हो गए या पोर्तुगीज हो गए एज वेल एज द लोकल ट्रेडर, ध्यान रखना फ्रेंच डच पोर्तुगीज और लोकल ट्रेडर competed in the market to secure woven cloth बेटा, तो इनके बीच में कंपटीशन हो गया इन द मार्केट में टू सिक्योर, जो वोवन क्लॉथ है सिला हुआ क्लॉथ होता था, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से तैयार रेडीमेड क्लॉथ था बेटा, हैंडीक्राफ्ट्स में अच्छे फाइन टेक्सटाइल में के रूप में जो आता था जिसको बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट्स के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसके बीच में तीनों के बीच में कंपटीशन था, फ्रेंच के बीच में भी, डच के बीच में भी और पोर्तुगीज के बीच में भी।
So the weaver and supply merchant could bargain and try selling the produce to the best buyer बेटा। तो जो weaver होते थे बेटा और जो supply merchant होते थे could bargain and try selling the produce to the best buyer। तो weaver जो अपनी है बेटा supply merchant bargain करते थे and ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। तो अब इनके बीच में क्या था, कंपटीशन था। तो वीवर जो कपड़ा बनाते थे बेटा उसमें क्या करते थे बेटा, उसको बार्गेन करते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके, क्योंकि उनको मार्केट में क्या मिलता था, कंपटीशन फील होता था। कंपटीशन जो होता था मार्केट में, वो जो कंपटीशन वो फील करते थे वहां पे, तो उस कंपटीशन में वो ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहते थे। तो अब यहाँ पे वो टाइम चल रहा है बेटा कि अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ तो गई है, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा वीवर्स के ऊपर नहीं पड़ा था। वीवर्स अपना सेम काम कर रहे थे, बल्कि उनको एक बेनिफिट हो रहा था छोटा सा। वो बेनिफिट क्या हो रहा था, वो बेनिफिट ये था कि अब वो सारे के सारे जो कपड़े थे बेटा वो बार्गेन के रूप में सेल करते थे और उनको उसके बदले में क्या मिलते थे, पैसे मिलते थे। नाउ इन देयर लेटर बैक ऑफ लंदन, कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यूअसली कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी ऑफ सप्लाई एंड हाई प्राइसेस बेटा। तो अब लेटर्स में बैक में देखा तो लंदन कंपनी के ऑफिशियल है कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते थे। डिफिकल्टी क्या, किस चीज को करने में डिफिकल्टी हो रही है बेटा, सप्लाई को करने में डिफिकल्टी हो रही है। और हाई प्राइस को बेटा, क्या प्राइस भी क्या बेटा, हाई। और प्राइस हाई होने का कारण क्या था बच्चों, ये भी पता होना चाहिए आपको। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट इज द हाई प्राइसेस आ रहे थे। तो हाई प्राइसेस का कारण था बेटा कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन जब आपका होता है तो फिर वही बात आ जाती है, जब आपके बायर ज्यादा हैं और आपको जो बायर है बेटा वो ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे में आप बार्गेन करना चाहेंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। क्योंकि बेटा खरीदने वाले ज्यादा हैं और जो बेचने वाले हैं वो कम है, तो इसका मतलब वहां पे डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। फिर वही डिमांड सप्लाई और इन चीजों के एक्शन आ रहे हैं। तो डिमांड तो क्या थी बेटा, वहां पे ज्यादा थी और उसकी जो प्राइस है, इसलिए वो प्राइस भी क्या थे बेटा, बहुत ही ज्यादा थे। तो हाउएवर वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश किया, इट कुड असर्ट ए मोनोपोली राइट टू ट्रेड बेटा। अगर देखो मोनोपोली राइट टू ट्रेड हो गया फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर दिक्कत आने वाली वीवर्स को, क्योंकि उनको अब ज्यादा बायर्स नहीं मिलने वाले हैं, अब एक ही बायर मिलेगा। तो एक ही बायर अपने अनुसार उसको प्राइस दे सकता है, तो अपने अनुसार अपने प्राइस को घटा सकता है बेटा। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, एक ऐसा मैनेजमेंट बताया दैट कुड एलिमिनेट, जो एलिमिनेट कर सकता था बेटा कंपटीशन को। तो ऐसा सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बनाना बेटा जिसने किसको एलिमिनेट कर दिया, कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया, कंट्रोल कॉस्ट को एलिमिनेट कर दिया, इंश्योर रेगुलर सप्लाई, और जिसने इंश्योर किया रेगुलर सप्लाई हो किसकी, कॉटन एंड सिल्क गुड्स की, तो उन्होंने ये सब चीजें कर दी। तो बेटा इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला था, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला था वीवर्स के ऊपर पड़ने वाला था। दिस इज डिड थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप, ये कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स में हुआ, कैसे हुआ देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स को क्या करना चाहती थी, एलिमिनेट, कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड से थे बेटा, एंड एस्टेब्लिश ए मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर, ताकि उनको क्या मिल सके, डायरेक्ट कंट्रोल मिल सके। क्योंकि देखो इसको एग्जांपल के साथ समझिए, अगर आपके सामने 3 बायर्स खड़े हैं तो आपके सामने चॉइस है, तो आप किसी भी बायर को बेच सकते हैं, जो अच्छे प्राइस लगाएगा आप उसको बेच देंगे। लेकिन जब आपके सामने बायर्स के ऑप्शन मिटा दिए जाएं, तो अब आपके सामने एक ही बायर है, तो अपने आप को लाइवलीहुड को चलाने के लिए तो उस बायर के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ जाता है। तो उस बायर के ऊपर जब आप डिपेंड होते हो बेटा, तो डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है किसके ऊपर बेटा, व्यूअर्स के ऊपर क्या हो जाता है, डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके ऊपर क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। तो ये भी सबसे मेन समस्या थी बेटा, ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी किसकी बेटा, हमारी जो फर्स्ट हुआ था, क्या किस चीज को हटाना है बेटा, सारे के सारे जो कंपटीशन है उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद क्या हुआ, इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट बेटा, इसने एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया बेटा, कॉल्ड द गोमस्ता। ध्यान ध्यान रखना बेटा, नाम क्या है बेटा, एक पेड सर्वेंट था बेटा जिसका नाम था गोमस्ता, टू सुपरवाइज वीवर्स, जो वीवर्स को सुपरवाइज करेगा, सप्लाईज को कलेक्ट करेगा और एग्जामाइन करेगा क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स को। तो अब देखो उन्होंने अपनी चाल चलनी स्टार्ट कर दी बेटा। सबसे पहले तो एक पेड सर्वेंट को क्या किया, अपॉइंट किया, जिसका नाम क्या था बेटा, गोमस्ता, और जो कि क्लोथ्स को क्या करेगा, सुपरवाइज भी करेगा और व्यूवर्स
क्या करेगा, जो सुपरवाइज व्यूवर्स को सुपरवाइज करेगा भी, ताकि वो जो सप्लाई है वो सिर्फ कहाँ तक सीमित हो सके बेटा, एक ही बायर तक सीमित हो सके, ताकि वो सिर्फ किसको दे सके बेटा, बाइंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अप्लाई कर सके बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सप्लाई को कलेक्ट करेगा और एग्जामाइन करेगा क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स को बेटा। सेकंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी व्यूवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए, क्योंकि दूसरे बायर्स नहीं होंगे तो उनका क्या कंट्रोल आ जाएगा बेटा, मोनोपोली कंट्रोल आ जाएगा। तो उन्होंने कंपनी को रोक दिया, कि कंपनी ने प्रिवेंट कर दिया कि इसको व्यूवर्स को फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर से कोई डील नहीं करेगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू ए सिस्टम ऑफ एडवांस। तो उन्होंने उनको एडवांस देना स्टार्ट कर दिया कि भाई पहले ही एडवांस ले लीजिए, उसके बाद जो भी तुम कंप्लीट करोगे बेटा उन सबको हम ही खरीदेंगे, तो सबसे पहले एडवांस दिए गए बेटा। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड, अगर एक ऑर्डर प्लेस हो जाता था, वीवर वर गिवन लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल। तो वीवर्स को बेटा लोन दिया जाता था ताकि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर सके फॉर देयर प्रोडक्शन के लिए बेटा। तो इस तरीके से लोन देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दोज हु टुक लोन्स हैंड टू हैंड और द क्लोज दे प्रोड्यूस टू द गोमस्ता। तो उसके बाद लोन लेने के बाद वो किसको देना पड़ता था बेटा, गोमस्ता को देना पड़ता था। और गोमस्ता मैंने आपको बताया था इसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपॉइंट किए गए थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उनको प्राइस वगैरह जो होते थे बेटा, प्राइस वगैरह को भी कंट्रोल करना, या अपना जो व्यूवर्स है उनको कंट्रोल करना, क्वालिटी को चेक करना, ये सब गोमस्ता के द्वारा किए जाते थे। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, या किसी दूसरे ट्रेडर के पास लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनको पहले ही लोन प्रोवाइड करके एडवांस प्रोवाइड करवा दिया जाता था। ए लोन फ्लोड इन एंड डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड। बेटा तो एक लोन ने क्या किया बेटा, फ्लोड इन, ये लोन क्या हो गया बेटा, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, एंड डिमांड फॉर दैट फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, और फाइन टेक्सटाइल के लिए डिमांड क्या होगी बेटा, एक्सपेंडेड होगी। व्यूअर्स ईगरली टुक द एडवांस, ईगरली क्या लेते थे, एडवांस, होपिंग टू अर्न मोर, ज्यादा अर्न करने के लिए उनको क्या मिल जाते थे, एडवांस मिल जाते थे। मैनी व्यूअर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स थे बेटा विच दे हैड अर्लियर कल्टीवेटेड अलोंग विद वीविंग। जो कुछ व्यूअर्स थे बेटा उनके पास पहले क्या थे, कुछ प्लॉट्स होते थे बेटा, तो ये सारे के सारे क्या थे, प्लॉट्स हैं जिनको क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग। तो अब उनको जो लीज आउट कर लैंड को लीज आउट करना पड़ता था, क्योंकि उनको ज्यादा समय नहीं मिलता था। अगर उनको ज़्यादा समय नहीं मिलता था तो उसको वो क्या कर देते थे, लैंड को लीज आउट कर देते थे बेटा, और उसको डिवोट कर देते थे ऑल देयर टाइम टू वीविंग को। उसके बाद वो सिर्फ वीविंग करते रहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए था बेटा, सप्लाई उनको ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि ब्रिटेन में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी बेटा। तो अब देखो वीवर्स को किस तरीके से हटाया जा रहा है बेटा, ये क्या चाल चली जा रही थी कि एडवांस दे दिया और वीवर्स को एक ही काम में लगा दे कि आपको वीविंग करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। Weaving in fact required the labor of the entire family, with children and women all engaged in different stages of the process बेटा, required the labor of the entire family। अब देखो weaving में जो लेबर थे बेटा वो entire family के लगते थे, and children women all engaged in the different stage of the process में रहते थे बेटा। तो इस तरीके से देखो किस तरीके से अंग्रेजों ने बेटा व्यूवर्स को अपने जाल में फंसा लिया था बेटा, और उन्होंने जो व्यूवर्स थे बेटा उन्होंने किस तरीके से बेटा अंग्रेजों अंग्रेजों के लिए कार्य करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो कि आपका रिलेटेड था बेटा, व्हाट हैपेंड टू व्यूअर से रिलेटेड। अब इससे अगले वाला पार्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, इससे अगले वाला पार्ट हमारा जो होगा बेटा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम अपने अगले वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था बेटा कि हमारे इंडियन की टेक्सटाइल के जो दो पार्ट थे बेटा, एक पार्ट था बेटा जो हमारा इससे रिलेटेड था टेक्सटाइल का क्या हाल था बेटा जब तक इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में नहीं आई थी, और उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा है बेटा इसके अंदर कि वीवर्स के साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स पार्ट 1। तो इसके बाद जो पढ़ेंगे हम बेटा व्हाट हैपेंड टू वीवर्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसे व्हाट हैपेंड टू वीवर्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। आई होप, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड फ्रॉम द नेक्स्ट for the next video, that is what happened to the viewers.